कामसूत्र, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ तस्वीरें, कुछ पोजीशंस की लिस्ट, मतलब एक तरह का सेक्स मैनुअल। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या हजारों साल पुराने इस टेक्स्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है? ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है और शायद इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स में से एक है। असलियत इससे कई ज्यादा गहरी और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। बिल्कुल। और आज हम इसी गलतफहमी के पार जाने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इस ग्रंथ के रचयिता ऋषि वात्स्यायन की दुनिया में उतरेंगे। ये कौन थे, किस माहौल में जी रहे थे, और उन्होंने ये किताब लिखी क्यों? हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वात्स्यायन को समझे बिना कामसूत्र को समझना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। वात्स्यायन कौन थे, और जिसे आज अक्सर गलत समझा जाता है, उस कामसूत्र का असली मकसद क्या था? तो शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि आखिर ये ऋषि वात्स्यायन थे कौन? हाँ, हमारे स्रोत कहते हैं कि इनके बारे में पक्की ठोस जानकारी बहुत कम है। मतलब इनके चारों तरफ एक रहस्य का पर्दा सा है। ये बात बिल्कुल सही है और यही चीज उन्हें और दिलचस्प बनाती है। कोई एक तय जन्म तिथि या जीवनी नहीं मिलती है हमें, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो गुप्त काल में रहते थे, यानी दूसरी से तीसरी शताब्दी के आसपास। गुप्तकाल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। हाँ, पर यह सिर्फ एक स्वर्ण युग नहीं था। वो शहरीकरण और एक नई नागर संस्कृति के उदय का भी दौर था। भारत के शहरों में पहली बार एक ऐसा पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड क्लास उभर रहा था जिसे नागरिक कहते थे। इन लोगों के पास पैसा भी था और फुर्सत भी। अच्छा। और वो कला, संगीत, साहित्य में दिलचस्पी रखते थे। तो वात्स्यायन का ग्रंथ असल में इसी नए शहरी एलीट क्लास के लिए एक गाइड बुक थी कि एक कामयाब और परिष्कृत जीवन कैसे जिया जाए। ये तो जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट है। मतलब ये किताब गांव के लिए नहीं बल्कि शहर के नए कूल किड्स के लिए लिखी गई थी। और उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे क्या पता है? कहाँ रहते थे वो? माना जाता है कि वो एक ब्राह्मण थे जो पाटलिपुत्र यानी आज के पटना या फिर वाराणसी में रहते थे। और ये दोनों ही शहर उस जमाने में नॉलेज और कल्चर के बहुत बड़े सेंटर्स थे। तो ये स्वाभाविक ही है कि इस लेवल के टेक्स्ट का राइटर ऐसे ही किसी इंटेलेक्चुअल हब से होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जिसे पढ़कर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। स्रोतों के मुताबिक कामुकता और प्रेम की कला पर दुनिया का सबसे मशहूर ग्रंथ लिखने वाला ये इंसान खुद एक ब्रह्मचारी था, एक सन्यासी। मतलब ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति दुनिया की सबसे बेस्ट बटर चिकन की रेसिपी लिख रहा हो। लेकिन वात्स्यायन के लिए ये एक शास्त्र था, एक विज्ञान, एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। एक विज्ञान। हाँ, जैसे एक डॉक्टर बीमारियों का अध्ययन करता है तो जरूरी नहीं कि वो खुद हर बीमारी से पीड़ित हो। वैसे ही वात्स्यायन ने मानव जीवन के इस जरूरी पहलू का अध्ययन एक वैज्ञानिक की तटस्थता से किया। उनका ब्रह्मचारी होना असल में उनके काम की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, क्योंकि ये साबित करता है कि वे अपनी इच्छाओं या अनुभवों से प्रभावित होकर नहीं लिख रहे थे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो वो एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर थे, एक समाजशास्त्री की तरह जो इंसानी बर्ताव को स्टडी कर रहा है। समाजशास्त्री एक अच्छा शब्द है, लेकिन मैं कहूंगी कि वे उससे भी बढ़कर एक जीवन शैली के दार्शनिक थे। एक समाजशास्त्री सिर्फ बताता है कि समाज कैसा है। वात्स्यायन एक कदम आगे जाकर ये भी बता रहे थे कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। स्रोत में साफ लिखा है कि उन्होंने ये ग्रंथ एक धार्मिक विद्यार्थी का जीवन जीते हुए और ईश्वर के ध्यान में पूरी तरह लीन रहते हुए लिखा था। उनके नाम को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन है। कहीं कहीं उन्हें मल्लनाग वात्स्यायन कहा जाता है। हाँ, इस पर भी विद्वानों में बहस है। कुछ का मानना है कि मल्लनाग शायद एक पौराणिक शख्सियत थे जिन्हें इस विषय का जनक माना जाता है, और वात्स्यायन ने उन्हें सम्मान देने के लिए ये नाम जोड़ा होगा। इसी तरह उनका नाम एक और महान विद्वान पक्षिल स्वामिन वात्स्यायन से भी अलग है, जिन्होंने न्याय सूत्रों पर टीका लिखी थी। ये जानना जरूरी है ताकि हम कामसूत्र के लेखक को सही पहचान दे सकें। वो कानून और तर्क के नहीं बल्कि जीवन जीने की कला के दार्शनिक थे। और वात्स्यायन का ये जो रहस्यमयी और तटस्थ व्यक्तित्व है, उसकी छाप उनके ग्रंथ कामसूत्र पर साफ दिखती है। बिल्कुल। जिस तरह वे खुद विरोधाभासी लगते हैं, एक ब्रह्मचारी जो काम पर लिख रहा है, उसी तरह उनका ग्रंथ भी एक विरोधाभास है। दुनिया उसे सेक्स मैनुअल समझती है, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो उसकी शुरुआत होती है जीवन के 3 बड़े मकसदों से। बिल्कुल,
यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कामसूत्र सिर्फ काम यानी सुख या शारीरिक आनंद के बारे में नहीं है। इसकी बुनियाद जीवन के 3 लक्ष्यों के संतुलन पर टिकी है, धर्म, अर्थ और काम। हाँ, और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि इन तीनों में तो हमेशा टकराव होता है। मतलब अगर आप धर्म के रास्ते पर हैं तो अर्थ यानी पैसा कमाना मुश्किल है, और अगर आप काम यानी सुख के पीछे भाग रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप नैतिक नहीं हो सकते। का दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक मानती थी। उनका दर्शन ये है कि एक सफल और संपूर्ण जीवन वही है जिसमें इन तीनों के बीच एक हार्मनी हो, एक संतुलन हो। धर्म यानी आपकी नैतिक जिम्मेदारियां, समाज में आपका कर्तव्य, अर्थ मतलब दुनियावी सफलता, पैसा, सुरक्षा, और काम मतलब हर तरह का सुख। हर तरह का सुख। हाँ, चाहे वो कला से मिले, संगीत से या शारीरिक संबंधों से। वात्स्यायन कहते हैं कि किसी एक के लिए बाकी 2 को कुर्बान करना मूर्खता है। सोचिए, हम आज भी तो इसी चीज से जूझ रहे हैं जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। वात्स्यायन ने लगभग 2000 साल पहले इसका फॉर्मूला दे दिया था। एकदम सही। और ये भी जानना जरूरी है कि ये पूरी तरह से उनकी अपनी रचना नहीं थी। उन्होंने अपने से पहले लिखे गए कई पुराने ग्रंथों का ज्ञान लिया जो अब खो चुके हैं, और उस सारे ज्ञान को एक व्यवस्थित लॉजिकल स्ट्रक्चर में पेश किया। इस लिहाज से वे सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक शानदार संपादक और क्यूरेटर भी थे। आपने स्ट्रक्चर की बात की। स्रोतों के मुताबिक ये 7 अलग-अलग हिस्सों या किताबों में बटा हुआ है। हाँ, इसके 7 खंड हैं जिन्हें अधिकरण कहते हैं। और जब आप इन खंडों के टाइटल्स देखते हैं तभी आपको समझ आता है कि इस किताब का दायरा कितना बड़ा है। तो क्या है ये 7 खंड? पहला खंड है साधारण यानी जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें जीवन के लक्ष्यों, एक नागरिक के गुणों और प्रेम के बारे में सामान्य बातें हैं। दूसरा है विवाह और प्रेम संबंधों पर। तीसरा पत्नियों और गणिकाओं यानी कोर्टिसन्स के कर्तव्यों और व्यवहार पर है। एक ही खंड में? हाँ। चौथा खंड यौन मिलन पर है जो सबसे प्रसिद्ध है। 5वां दूसरों को आकर्षित करने के तरीकों पर है। 6ठा और 7वां खंड वशीकरण, सामाजिक मेलजोल और नुस्खों से जुड़ा है। 1 मिनट, मुझे यहाँ रोकना होगा। तो जो चीज पूरी दुनिया कामसूत्र के नाम से जानती है वो असल में इन 7 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा है, सिर्फ चौथा खंड। बिल्कुल, और शायद उस चौथे खंड का भी एक छोटा सा हिस्सा। ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। असली खजाना तो बाकी के 6 खंडों में छिपा है। और ये तीसरा खंड बहुत दिलचस्प लग रहा है। पत्नियों और गणिकाओं को एक ही खंड में रखना, ये उस दौर के समाज के बारे में क्या बताता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये दिखाता है कि वात्स्यायन समाज को किसी नैतिक चश्मे से नहीं देख रहे थे। वो एक समाजशास्त्री की तरह दोनों की भूमिकाओं का विश्लेषण कर रहे थे। वो पत्नी को एक गृहस्थी की धुरी मानते थे और साथ ही वो गणिकाओं को एक कला के तौर पर देखते थे जिन्हें 64 कलाओं में माहिर होना पड़ता था। वो किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, बस समाज की हकीकत बयान कर रहे हैं। और ये 5वां और 6ठा खंड, दूसरों को आकर्षित करना, सामाजिक मेलजोल, इसका मतलब इसमें पार्टी कैसे देनी है या दोस्त कैसे बनाने हैं, इस पर भी टिप्स हैं? एक तरह से हाँ। यह सिर्फ रोमांटिक आकर्षण की बात नहीं है। ये नागरिक यानी उस शहरी व्यक्ति के लिए एक सोशल सर्वाइवल गाइड है। इसमें बताया गया है कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, दोस्तों के साथ गोष्ठी कैसे करनी चाहिए, बातचीत की कला क्या है। तो ये सिर्फ बेडरूम के बारे में नहीं है। ये उस दौर के हिसाब से एक पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट गाइड है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब ये किताब जितनी समझी जाती है उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और व्यापक है। ये तो रिश्तों को संभालने, समाज में अपनी जगह बनाने और एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने की गाइड बुक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वात्स्यायन का नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक और दार्शनिक था। उन्होंने इस विषय को किसी शर्म या अपराध बोध के साथ नहीं बल्कि एक गंभीर अध्ययन के विषय के रूप में देखा। उनका ग्रंथ रिश्तों में आपसी सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव और सबसे बढ़कर नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। नैतिक आचरण पर जोर देना, ये बात इसे आज के जमाने में भी बहुत जरूरी बना देती है। तो आखिर में वात्स्यायन के हिसाब से जिंदगी में कामयाबी का असली मतलब क्या है? उनका फाइनल मैसेज क्या है? वात्स्यायन का फाइनल मैसेज बहुत साफ है। वो कहती हैं कि जो इंसान धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को अपनी वासनाओं का गुलाम बने बिना संतुलित तरीके से साधता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। हाँ, उनका दर्शन सिर्फ भोग का नहीं बल्कि संतुलन और आत्मनियंत्रण का है। वे कहती हैं कि सुख का आनंद जरूर लो क्योंकि ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये आनंद धर्म और अर्थ की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मतलब
एक अनियंत्रित जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे उसमें ऊपर से कितना भी सुख क्यों न दिखाई दे। जुनून का गुलाम बनना आखिर में विनाशकारी ही होता है। बिल्कुल। सफलता संतुलन में है। वे आनंद को जीवन से बाहर नहीं करते, बल्कि उसे एक मर्यादित और सार्थक ढांचे में रखते हैं। यही उनके काम का सबसे गहरा और जरूरी संदेश है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ ये है कि ऋषि वात्स्यायन गुप्त काल के एक महान विद्वान और शायद एक ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने इंसानी बर्ताव का एक वैज्ञानिक की तरह अध्ययन किया। और उनका लिखा ग्रंथ कामसूत्र, जिसे अक्सर एक सेक्स मैनुअल समझ लिया जाता है, असल में धर्म, अर्थ और काम के बीच बैलेंस बनाते हुए एक कामयाब जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला एक गहरा दार्शनिक ग्रंथ है। एकदम सही। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें आपसी सम्मान और नैतिक आचरण को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक ऐसा संदेश है जो सदियां बीत जाने के बाद भी आज के आधुनिक समाज और रिश्तों के लिए उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छूट जाते हैं। इस बात पे गौर करें कि वात्स्यायन ने ये ग्रंथ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर नहीं, बल्कि एक विद्वान के तौर पर तटस्थ होकर ऑब्जर्व करके लिखा। ये ज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या इंसानी बर्ताव की सबसे गहरी और सच्ची समझ केवल बाहरी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से आ सकती है, या उसके लिए उस चीज को खुद अनुभव करना जरूरी है?